हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, अब हम लोग आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसा कि आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है और 16 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू है, तो इसे ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आपको प्रत्येक विषय का और प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट क्लास देंगे। अब ये वन शॉट क्लास क्या होता है? वन शॉट क्लास जो होता है ये आपके रिवीजन का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे सशक्त माध्यम होता है। वन शॉट क्लास में एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कवर किया जाता है और इस वन शॉट क्लास में एक चैप्टर का टोटल हेडिंग कवर किया जाएगा, जो मुख्य हेडिंग है, और उससे बनने वाले प्रश्न को भी लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग शुरुआत कर चुके हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्या समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इस समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी बनती है प्रकाश। आखिर ये प्रकाश होता क्या है? प्रकाश का मतलब होता है, प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या इसकी दूसरी परिभाषा आपको बताई गई थी, प्रकाश वह ऊर्जा है जो आपके दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो दोस्तों, आपको बताया गया था कि यदि आपकी आंखें खुली है और सामने अंधेरा है, ठीक है, तो आपको आसपास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती है आपको सारी चीजें दिखाई देने लगती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में आप वस्तु को नहीं देख सकते। तो इसके विषय में बखूबी तरीके से आपको इसी क्लास में पढ़ाई गई है। हालांकि इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, हर हेडिंग को टच किया जाएगा, कवर किया जाएगा। आप मानकर चलिए यह एक आपका रिवाइज क्लास है, इसलिए बहुत डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्य हेडिंग पढ़ाकर उससे बनने वाले प्रश्नों पर केवल चर्चा होगी। तो आपने देखा प्रकाश की परिभाषा। अब हम आते हैं प्रकाश के स्रोत पर। आखिर ये प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है जहां से हमें कोई चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, वही स्रोत कहलाता है। अब आपको ये सोचना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश के स्रोत बताइए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है। जहां से प्राप्त होगा वही प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो प्रकाश हमें बल्ब से प्राप्त होती है, ठीक है, लालटेन से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बल्ब, तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन। ठीक, इस प्रकार से ये आपके प्रकाश के स्रोत हो गए। प्रकाश के स्रोत का मतलब जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वही प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। अब प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है? बल्ब से, सूर्य से, मोमबत्ती से, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जहां जहां से प्राप्त होता है। अब हम आते हैं प्रकाश के गुण पर। अब यहां से ये मुख्य हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, यहां से फंसने लायक सवाल आपका मिलता है। सबसे पहले प्रकाश के गुण में क्या पढ़ना है आपको? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक, पहली बात। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। दूसरी बात याद रखनी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, और तीसरी बात जो याद रखनी है कि प्रकाश की चाल में, या प्रकाश के चाल में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जो है बिना माध्यम के ही संचरण करता है, चलता है। और यही कारण होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। क्या? सबसे तेज। और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पहली बात, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, प्रकाश के चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। कभी कभी बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक तेज कहां पर होती है, तो निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम कहां होती है, तो ठोस में होती है। और एक बात और याद रखना है आपको कि क्या दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है दोस्तों,
इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें हैं, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। जैसे प्रकाश की चाल सबसे तेज निर्वात में, सबसे कम ठोस में होती है, और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी में और पूछा जा सकता है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं प्रकाशिक माध्यम पर। आखिर ये प्रकाशिक माध्यम होता क्या है? प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या समझे आप? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है मतलब जाता है, वही आपका प्रकाशिक माध्यम होता है। और इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। एक होता है पारदर्शी माध्यम और दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। क्या होता है? पारभाषक माध्यम। ठीक, यहाँ पर माध्यम आप जोड़ लीजिएगा। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। अब आपको ये जानना है कि ये पारदर्शी माध्यम होता क्या है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनता है और कैसे बनता है वो भी हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए पारदर्शी माध्यम होता क्या है। पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। तो आप बताएंगे सर वायु से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। कांच से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। जल से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जहां से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, जल, यहाँ से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। चलिए देखते हैं अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे अब आप ये सोच कर बताइए कि कहां से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। तो ठोस में प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। जैसे लकड़ी से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। दीवार, ठीक, ईंट, पत्थर इत्यादि। तो ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार नहीं होता वही अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे लकड़ी, दीवार, ईंट। पारभाषक माध्यम क्या होता है? पारभाषक माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जहां से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाए तथा कुछ भाग ना हो पाए उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है कि जहां से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाएगा, कुछ भाग नहीं हो पाएगा? तो आप इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे तेल से लगा कागज। क्या? तेल से लगा कागज, ठीक। और घिसा हुआ कांच। क्या? घिसा हुआ कांच। और एक चीज आप देखेंगे, गंदा जल। क्या? गंदा जल। तो ये जो होते हैं ये पारभाषक माध्यम होते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है तथा कुछ भाग नहीं हो पाता, इसलिए ये पारभाषक माध्यम कहलाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं आपसे? प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे कि कहा जाएगा कौन सा पारभाषक माध्यम है। तो नीचे ऑप्शन दे देगा दीवार, ईंट, गंदा जल, इस प्रकार से। जैसे पूछ लिया कौन सा पारभाषक माध्यम है, कौन सा पारभाषक माध्यम है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन दे देगा पहला वाला गंदा जल, दूसरा ऑप्शन दे देगा ईंट, तीसरा ऑप्शन दे देगा जल और चौथा ऑप्शन आपका दे देगा कांच। ठीक इस प्रकार से आपका ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि कौन सा पारभाषक माध्यम है। तो जब आप इसे पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि गंदा जल पारभाषक माध्यम होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं प्रकाश किरण पर। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण का मतलब होता है कि प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? अभिसारी, ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा नंबर अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा नंबर होता है समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज। अब ये अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? तो अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब किरणें
जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों का समूह जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये किरण, ठीक है, किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, जैसे इन किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जब किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो इसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब एक बिंदु से, जब किरणों का समूह एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है या जाती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से होकर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी। ध्यान रखिएगा, जब एक बिंदु पर मिलेंगी तो अभिसारी प्रकाश पुंज, जब एक बिंदु से होकर जाएंगी तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। समांतर प्रकाश पुंज क्या कहलाता है? समांतर प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब किरणें एक दूसरे के समांतर, जब किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर होकर निकलती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंचते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? इस चैप्टर का ये अपने आप में काफी अहम हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले कुछ हम एक चित्र बनाएंगे, डायोग्राम। इसे हम कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथककारी पृष्ठ। आखिर इसे पृथककारी पृष्ठ कहते क्यों हैं? क्योंकि यह जो पृष्ठ खींचा गया है यह है पृथककारी। पृथक का मतलब होता है अलग करना। इसको खींचने के बाद अलग करता है। क्या करता है? एक ऊपर वाले भाग में बांटता है और एक नीचे वाले भाग में बांटता है। तो इसलिए यह पृष्ठ या यह तल इस पूरे समतल को ऊपर और नीचे के क्रम में दो भागों में बांटता है और बांटने वाले को ही पृथक कहते हैं या इसी को हम पृथककारी तल कहते हैं। ठीक, अब इस पृथककारी तल के अभिलंबवत, ठीक है दोस्तों, इस पृथककारी तल के अभिलंबवत एक रेखा खींचा जाता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है? आपका अभिलंब होता है। अब हमें पढ़ना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा होती है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए, ये पृथककारी पृष्ठ जब खींचा गया था तो एक माध्यम ऊपर बांट दिया और एक माध्यम नीचे बांट दिया। अब हम चर्चा करते हैं। क्या? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, मतलब पहले वाले माध्यम से चलकर दूसरे वाले माध्यम में जाती है तो वह अपने इस पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक, और प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर हुई? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है और प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए फिर से। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पृथककारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, मतलब ऊपर वाले में ही पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इस प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं को इसी में हम देख लेंगे। सबसे पहला है परावर्तक पृष्ठ। ये जो आपका पृथककारी तल खींचा गया है यही आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर होता है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है आपका? आपतित किरण। बात समझ में आ गई? क्या आपतित किरण किसे कहते हैं? आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हो गया, ये हो गया। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? पृथककारी तल से या पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई। पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण
पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर टकराते हैं वही इसका क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, आपतन बिंदु कहलाता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब का मतलब पृथककारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा जो होती है वही आपकी अभिलंब कहलाती है। आगे बढ़ते हैं आपतन कोण पर। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है, कोण आई आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, किसमें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। तो आपने इसी चित्र में देख लिया, सबकी परिभाषाएं भी क्लियर हो गई। अब आपकी यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है, अति लघुत्तरी में भी आ सकता है। तो चलिए अभी अंत में हम इसमें बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं परावर्तन के प्रकार पर। आखिर जो प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है नियमित परावर्तन, ठीक, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, या अनियमित को ही हम कहते हैं विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन। अब बड़ी बात यह है कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। अब देखना यह है कि नियमित परावर्तन होता क्या है। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वह टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाता है। क्या होता है, टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर निकल जाता है। या आप कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ते हैं तो पड़ने के बाद या टकराने के पश्चात वे किरणें समांतर निकल जाती हैं, इसी को हम कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। बात समझ में आई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराने के पश्चात किरणें समांतर निकल जाती है या समांतर परावर्तित हो जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। अब ये दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है, तो विसरित परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है। इधर उधर क्या होता है, बिखर जाता है। इसी को हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई। जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराता है या खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है तो वह समांतर ना होके किरणें इधर उधर बिखर जाती हैं, इसलिए इसी को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं परावर्तन के नियम पर। तो दोस्तों आपको पढ़ाया गया था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको पढ़ाया गया था कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल या एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला नियम यही बताया गया था कि किसी भी प्रकाश के परावर्तन में जो इसका पहला नियम होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर मिलते हैं, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा जो नियम आपको बताया गया, परावर्तन में आपतन कोण आई तथा परावर्तन का कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान समान होता है। कहने का मतलब आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है, समान होता है। यह परावर्तन का दूसरा नियम होता है। कभी कभी आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाता है। क्या प्रश्न किया जाता है, कहा जाएगा यदि आपतन कोण, ठीक, यदि आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण बताइए, या परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको बताया गया जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है।
तो आप लिख सकते हैं परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। क्या? परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपको परावर्तन कोण चाहिए, तो परावर्तन कोण कितना है, आपतन कोण कितना है यहाँ पर, तो आपतन कोण 60 अंश दिया है, तो ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोण की बात हो रही है, कोण हमने नहीं लिखा है लेकिन आप समझ जाइएगा। चलिए, यहाँ से इस तरीके से आपका प्रश्न किया जाता है, वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों में। ठीक, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब हम लोग पहुंचे हैं दर्पण पर। आखिर ये दर्पण की परिभाषा होती क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण की परिभाषा होती है जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ के, क्या क्या कहा गया, चिकना भी हो पारदर्शी भी हो, ठीक है, जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ के एक तल पर कलई करके या लाल ऑक्साइड से लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यही निकाय आपका दर्पण कहलाता है। ठीक, जैसे आपने जिससे चेहरा देखते हैं वो शीशा अगर आपके घर में होगा तो आप उस शीशे को निकाल कर कभी देखिएगा, उसके पीछे लाल ऑक्साइड से लेप किया गया है और तभी जाके आपका सामने वाले तल से आपका चेहरा दिखाई देता है। तो उसी के विषय में चर्चा हो रही है। दर्पण की परिभाषा होती है कि जब किसी चिकने एवं पारदर्शी पृष्ठ के एक तल पर कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यही निकाय क्या होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे कोई चिकना पारदर्शी पृष्ठ हो या कोई समतल दर्पण हो, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। जब इसके एक पृष्ठ पर आप कलई कर देंगे तो उसका दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और यही निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। इधर वाला आपका हो गया कलई किया हुआ पृष्ठ, ठीक है, और इधर हो गया आपका समतल या आप कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जब किसी पारदर्शी एवं समतल पृष्ठ के, जब किसी पारदर्शी एवं समतल दर्पण के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। यही निकाय क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। और यह दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है, पहला नंबर आपका होता है समतल दर्पण। पहला नंबर होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा नंबर होता है आपका गोलीय दर्पण। क्या होता है दोस्तों? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब ये समतल दर्पण क्या होता है, इससे जुड़ी हुई बातें क्या है, तो अब आप देखिएगा इसी बोर्ड एग्जाम में इस समतल दर्पण से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। अभी हम आपको बताते हैं कहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है। समतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ बातें, समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ बातें और यहीं से जो समतल दर्पण की विशेषताएं हैं या समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, यहाँ से प्रश्न आना एकदम तय है। वो कहाँ से आएगा, चलिए देखिए। सबसे पहली बात, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है। चलिए अब इस समतल दर्पण से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें जो आपके बोर्ड एग्जाम के हर साल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है और इस बार भी आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समतल दर्पण से जुड़ी हुई बातें क्या है। सबसे पहली बात है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। इससे बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। और दूसरी बात जो है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो आप ऑप्शन में आभासी एवं सीधा ही लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही प्रश्न कर ले आपसे। ठीक, और इससे जुड़ी जो दूसरी बात है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह वस्तु के बराबर होता है। क्या? समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है, इस प्रतिबिंब में वस्तु और प्रतिबिंब ये दोनों क्या होते हैं, दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। या आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह वस्तु
के बराबर होता है। ठीक, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। क्लियर हो गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, तो आप बताइएगा वस्तु के बराबर होता है। ठीक, अब इससे तीसरी जो बात है, इसकी तीसरी जो जुड़ी हुई बात है, तीसरी बात यह है कि यदि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखना है, अगर आपकी वस्तु इतना बड़ा है तो दर्पण उसका आधा होना चाहिए। दर्पण क्या होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, समतल दर्पण द्वारा यदि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण जो होगा वह वस्तु की, ठीक है, जो दर्पण की लंबाई होगी, जो दर्पण की लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। गलती हो गई। दर्पण की जो लंबाई होगी वह आपके वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। अगर आपको पूरा दर्पण अगर आपको किसी दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई जो होगी वह वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब अभी यही स्पष्ट करा दे रहा हूं, अगर वस्तु की लंबाई 10 फुट है या 10 मीटर है और उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपके दर्पण की लंबाई इसकी आधी होनी चाहिए। मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा? 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी बताता हूँ कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और चौथी बात जो है ध्यान रखने योग्य, ठीक है, चौथी बात यह है कि समतल दर्पण से, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से जितने दूरी पर आप वस्तु रखते हैं ठीक उतने दूरी पीछे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जैसे कोई ये समतल दर्पण हो गई, यदि आपने वस्तु को 10 मीटर दूरी पर रखा है दर्पण से, तो इसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर पीछे ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर पीछे ही बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब जो चौथी बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि किसी वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर सामने रखे हैं ठीक उतनी ही दूरी पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन किया जाता है। क्या किया जाता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो अब देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखी है, ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु है इस दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। और अगर 5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो ठीक इतना ही दूरी पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब 5 मीटर दूरी पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी अगर हमें बताना है तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपका 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है दोस्तों, और 20 मीटर इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आप 5 और 5 कितना बता देंगे? 10 मीटर। ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अवश्य आएगा। ये बात और याद रख लेना, समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी पूछे, समतल दर्पण की अगर आपसे फोकस दूरी पूछे या वक्रता केंद्र पूछे या वक्रता त्रिज्या पूछे, ठीक, ये सभी के सभी कहाँ पर होती है? अनंत पर होती है। इसे आप भूलिएगा मत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों,
समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ पर होती है? अनंत पर। वक्रता केंद्र कहाँ होता है? अनंत पर। वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? अनंत पर। आपसे प्रश्न किया जाता है कि समतल दर्पण की वक्रता केंद्र होती है या समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो आप टिक कहाँ करेंगे? ऑप्शन में अनंत पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर देखा समतल दर्पण से जुड़ी हुई जितनी बातें थी वो सारी बातें हमने आपको बता दिया, और इस चीज को मानकर चलिएगा, देख लीजिएगा। अगर हमारी बातों पर विश्वास ना हो, इसी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। ठीक, अब आप लोग क्लियर कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्रम में हमने कहा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं और गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का मतलब होता है ऐसे दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है, इसके विषय में अगले चैप्टर में हम लोग इसके विषय में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब इसके हम अगले टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लास्ट पर पहुंच चुके हैं। अब इसके लास्ट के बाद हम यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे लेते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके लास्ट पोर्शन पर पहुंच चुके हैं और इस लास्ट पोर्शन में इसकी परिभाषा इसको जानकर, इसके विषय में पढ़कर अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पार्श्व उत्क्रमण कहते किसे हैं? पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप भी खड़े हो जाइएगा, आज देखिएगा। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे दाहिने हाथ का प्रतिबिंब बायां दिखाता है और बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाहिने साइड दिखाता है। आपने देखा होगा, जब भी आप चेहरा देखते हैं, अगर आप अपने दायां हाथ से कोई चीज कर रहे हैं तो उस दर्पण में आपका बायां दिखेगा। तो क्या होता है? साइड परिवर्तन। क्या होता है? साइड परिवर्तन। समतल दर्पण में जो होता है वो साइड चेंज होता है, साइड परिवर्तन होता है, और यही जो साइड परिवर्तन होता है उसके प्रतिबिंब में, इसी को हम लोग पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो समतल दर्पण में साइड का चेंज होना या समतल दर्पण के प्रतिबिंब में साइड का चेंज होना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। और इसमें जो आपसे प्रश्न किया जाना है वो ये किया जाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के A to Z तक में, अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक में कुछ अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। मतलब कुछ अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, और जिन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता उसे आप याद कर लीजिएगा। अभी यही बता दूंगा। 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता और बाकी सभी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे आप सामने दर्पण रख दीजिए, अगर आप उसके सामने बी रखेंगे तो वो आपको इस प्रकार से दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप यस रखेंगे तो आपका इस प्रकार से दिखाएगा। तो यही जो होता है साइड चेंज हो जाता है, यही आपका पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक में कुछ अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो कितने अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता? तो आप बताइएगा। पार्श्व परिवर्तन 11 अक्षरों का नहीं होता, 11 अक्षर का नहीं होता। ठीक है, और वो 11 अक्षर कौन से हैं? आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप हमेशा भूल जाएंगे। तो आपको याद कैसे करना है, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। क्या? ए मोहित UVWXY। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। अगर आप किसी दर्पण के सामने ए को रख देंगे तो वह ए जैसा ही दिखेगा, यम को रख देंगे तो यम जैसा ही दिखेगा, ओ को रख देंगे तो ओ जैसा ही दिखेगा, टी को रख देंगे तो टी जैसा ही दिखेगा, डब्लू को रख देंगे तो डब्लू जैसा ही दिखेगा। तो कहने का मतलब इन 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। और आपसे प्रश्न कैसे किया जाएगा? प्रश्न दिया जाएगा किन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, ऐसा भी कह सकता है, पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा यस, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा एक्स, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा सी, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा एफ। तो आप क्या बताइएगा? जब आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। यस का पार्श्व परिवर्तन होता है, अगर इसको दर्पण के सामने देखेंगे ऐसे दिखेगा।
यक्स का देखेंगे तो यक्स ही दिखेगा, सी का दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एफ का देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो कहने का मतलब आपने देखा कि यक्स का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, जो कि यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है कि यक्स का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, या फिर ऐसा दे सकता है कि किन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, किन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है, तो इसमें से 3 ठो ऑप्शन बना देगा, एक ठो कोई दूसरा रख देगा, उसी का नहीं होता। ठीक, वो उसी का होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पहला फर्स्ट वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आप इस वीडियो के माध्यम से 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि पूरा एक चैप्टर कितने समय में आप रिवाइज कर लेंगे, तो अगर आप उस एक चैप्टर को 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे में पूरे उदाहरण सहित, पूरा एग्जाम्पल सहित या कुछ क्वेश्चन सहित अगर आपको ऐसी व्यवस्था मिल रही है तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम लोग डेली आपको हर सब्जेक्टों का, हर चैप्टर का 1 शॉट क्लास देते रहेंगे, और यहाँ से आप अपने एक दिन अर्थात 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटे का समय निकालकर आप 1 शॉट क्लास देखकर अपने चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम ये चाहते हैं कि इस क्लास को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, और अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने प्रत्येक दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। और इसी के साथ जितने ज़्यादा लोग देखेंगे ये हमारे मोटिवेशन के लिए काम करेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपने तक सीमित रखें और बाद में हम लोग डिमोटिवेट हो जाएं, तो इस प्रकार से हमारे लिए थोड़ा सा दुखदायी सिद्ध होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगले 1 शॉट क्लास में। और हाँ, इससे जो बनने वाले जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उसको हम लोग एक क्लास में पूरा टोटल इंक्लूड करके टोटल आपका जो प्रश्न बनने वाले हैं उस प्रश्न को हम लोग आपको दे देंगे। तो चलिए, धन्यवाद।